नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार के जाने-माने चेहरे, जाने-माने एक्सपर्ट और सेंस एंड सिम्प्लिसिटी के सीईओ मेरे साथ हैं सुनील सुब्रमण्यम जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, समय निकाला आपने इस नमस्कार, बातचीत के नमस्कार। लिए। अब बाज़ार में जैसा हम रोज़ देख रहे हैं, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, समझ में नहीं आता है दिशा क्या है और दशा क्या है। देखिए 3 प्लेयर हैं जो मार्केट को चलाते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लोज़, राइट? एफआईआईज़ एक, डीआई एक और तीसरा है एचएनआई और रिटेल का जो पैसा आता है। तो एफआईआईज़ और एचएनआई रिटेल में मैंने देखा कि आपको पैसा एफआईआईज़ की बिकवाली कम हो रही थी। उसके पहले वाले हफ्ते के थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी पॉजिटिव भी थी, 400 करोड़ 600 करोड़। फिर इस पिछले हफ्ते की शुरुआत में 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बिकवाली, तो वो एक नैरो रेंज में थी। और मैंने अलग देखा तो करीबन जो पहले एक परचेसेस प्लस सेल्स ऑफ एफआईएस देखे हैं, तो मार्च महीने में तो भयंकर था, तो इट वाज अराउंड 40% सेलर्स, सॉरी बायर्स, 60% सेलर्स, और जो नेट डिफरेंस जो नेट फ्लोज के तौर पर हमें दिख रहा था वो 20% का था। मगर वो मैं देख रहा था कि पिछले हफ्ते के बिगिनिंग में और उसके पहले हफ्ते के एंड में वो 50-50 में बदल गया, यानी जो खरीदार करने वाले एफआईएस उनकी गिनती थोड़ी बढ़ रही थी और जो गिराने वाले हैं, जो निकलने वाले हैं, उनका कम हो रहा था। तो ये अच्छा एक स्थिति बने, एक प्राइस और एक वैल्यू का जो एक ब्लेंड हो रहा था कि प्राइस गिर गया, इंडिया का वैल्यू भी गिरा है, मगर समवॉट क्लोज की था। फिर आई वेंसडे को खबर इन टर्म्स ऑफ द एस्केलेशन इन द जियोपॉलिटिक्स, और तेल एकदम से वापस जो 95 के लेवल पे रह रहा था, वो एकदम 105 $10 की चालान लगाई। तो एफआईएस बिल्कुल डर गए और उनकी बिकवाली फ्राइडे को 9000 करोड़, और उसके पहले दिन 4000 करोड़, यानी 2 दिन में कुल मिलाकर 12000 करोड़ का सडनली उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया। तो वो एक बुरी खबर थी। और उसके साथ ही क्या हुआ, ये एफआईएस की ऐसे ही जो सोच हुई, तो रिटेल भी डर गए। तो उसके लिए ट्रैक करने के लिए मैं एक इंडेक्स को देखता हूँ, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पूरी मार्केट का 3000 स्टॉक का। आप जाके देखेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द वीक में वो एडवांसेस के फेवर में था, ऑलमोस्ट 2:1 की तरफ था, और फिर 1.5:1 कर करके एंड ऑफ द वीक में वो रिवर्स हो गया, डिक्लाइंस के फेवर में आ गया। तो ये एडवांस डिक्लाइन में क्या होता है कि देखिए 3000 स्टॉक में खेलने वाले रिटेल और एच ज्यादा होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का 90% पोर्टफोलियो निफ्टी 500 के अंदर होता है। 10% जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं उसमें थोड़ा बाहर जाके 500 टू 3000 वाले क्षेत्र में भी खरीदते हैं। तो ये जो 3000 स्टॉक की जो यूनिवर्स में एडवांस डिक्लाइन ट्रैक करेंगे, तो रिटेल के पार्टिसिपेशन का आपको अच्छा महीना लगेगा। तो एंड ऑफ द वीक में ये तेल के दाम के बढ़त के कारण वो रिटेल और एच भी डर गए, और उन्होंने प्रॉफिट, जो जिन्होंने एंटर किया थोड़ी प्रॉफिट की उन्होंने बुक कर दिया, और ये हुआ। दूसरी बात जो है वो है डीआईएस। तो डीआईएस ने क्या है कि इस महीने के बिगनिंग से देखिए पहले 2-3 दिन उन्होंने 8-9 हज़ार करोड़ की खरीदारी की। ओके, क्योंकि एफआईएस तब थोड़ी बेच रहे थे। मैं महीने की बिगनिंग की बात कर रहा हूँ, अप्रैल फर्स्ट वीक। पर उसके बाद देखा उन्होंने अपनी खरीदारी बिल्कुल कम कर दी। इनफैक्ट 2 दिन के लिए वो नेट सेलर्स थे। तो ये बहुत यूनिक था, बिकॉज अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इंडिया इंडिया के ऊपर नाराज हो रहे हैं और पैसा निकल रहे हैं, ऐसी खबर, मगर वो बात वो नहीं थी। वो थी कि हर क्वार्टर में देखें तो पहले जो 2 हफ्ते होते हैं क्वार्टर में, वो ऑलवेज अपना कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं बाय प्रॉफिट बुकिंग, कि पिछले क्वार्टर में कौन सी चीज चली, उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अर्निंग सीजन का इंतजार करते हुए कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी कहीं ऐसा लास्ट तो नहीं कि गोला बारूद कम हो गया उनका? नहीं, गोला बारूद देखिए पिछले महीने उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का खरीदारी किया है, ठीक है, मगर उसके पहले महीने में खाली 30,000 करोड़ का किया था, और जनवरी में भी 40,000 करोड़। तो मेरे ख्याल में गोला बारूद शायद म्यूचुअल फंड का मैंने देखा कि 2.7% तक एक कैश बैलेंस कम हो गया था। मगर लास्ट मंथ के आपने म्यूचुअल फंड फ्लोज देखे तो वो जबरदस्त थे। 40,000 करोड़ के ग्रॉस फ्लोज थे, नेट फ्लोज थे लमसम, और उसका एसआईपी बुक उसके अंदर 32,000 करोड़। तो पैसा है, मगर आप सही करें कि गोला बारूद कम हुआ, और इसीलिए वो प्रॉफिट बुक करके गोला बारूद की स्टोरेज बढ़ा रहे थे, ताकि अर्निंग सीजन में जो भी चीज अच्छा दिखे तो उसको खरीदने के लिए तब बेचने की एक स्थिति में ना हो। ठीक, तो डीआईएस तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, तो ये मार्केट की हालत थी। तो इसीलिए
आपने देखा कि लास्ट वीक में कभी ऊपर कभी नीचे, ये तीनों का मिलाकर काम था, राइट? तो इसमें क्या है कि रिटेल का खरीदना के दो कारण थे। एक था कि मार्च में मैंने सुना है, डेटा से तो कैप्चर नहीं कर सकते, कि बहुत लोग ने टैक्स हार्वेस्टिंग किया, यानी कैपिटल गेन के साथ कैपिटल लॉस भी बुक करके वो सेट ऑफ कर गया। तो थोड़ा कैश रेज किया था रिटेल और एचएनआई ने मार्च के महीने में, और वो अप्रैल में कब ऐसे मौका आएगी वापस डालने के लिए, तो जो अप्रैल में फर्स्ट 2 वीक्स में गिरावट आई, उसके बाद उनको लगा कि शायद और करेक्शन हो गया, मैं अभी घुस जाऊं। तो ये रिटेल की सोच थी, मगर एंड ऑफ द वीक में उनकी भी वाट लगी, बिकॉज जब तेल का दाम बढ़ गया तो डर गए थे, राइट? तो ये जो तीन प्लेयर्स, अब डीआईएस की बात क्या है, धीरे धीरे अभी डिप्लॉय करेंगे जैसे अर्निंग सीजन सामने दिख रहा है। और फाइनल एक पॉइंट मैं कहूंगा, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, कि मार्केट की यह हालत का कारण एक तो डीआईएस का सेक्टर रोटेशन है, और दूसरी बात क्या है मैं बताऊं आपको, कि इतना सूखा हुआ है कि मार्केट में जो गन पाउडर, जो आपके गोला बारूद कह रहे थे, कि जब एक दिग्गज कंपनी एक सेक्टर में बहुत अच्छी रिजल्ट एंड गाइडेंस या बहुत बुरी रिजल्ट एंड गाइडेंस देते हैं, तो पूरे सेक्टर की आइदर छप्पड़ फाड़ के बढ़त होती है या धनाधन गिरावट होती है। तो ये एक नेस्ले ने अच्छा रिजल्ट जो दिया, पूरा एफएमसीजी चला, एक इन्फी ने कुछ बुरा दिया, पूरा आईटी का। तो मार्केट ऐसी नर्वस स्टेट में है कि एक ग्रीड और फियर का प्ले हो रहा है, कि अगर ग्रीड आ गया तो अरे भैया इन्फोसिस ने अच्छा नहीं किया तो बाकी भी खराब करेंगे, सबको बेचो। अरे नेस्ले ने अच्छा किया तो वो अच्छा करिए, तो बाकी भी एफएमसीजी अच्छे करेंगे तो अभी खरीद लो। तो ये मार्केट का क्लासिक एक नर्वस के टाइम में ये रिएक्शन जो होता है, ये स्थिति में है मार्केट, क्योंकि बाहर की हालत में कुछ बदला नहीं है, तेल तो वहीं का वहीं पे है, कोई जियोपॉलिटिक्स में कोई हल नहीं दिख रहा है। तो ये स्थिति कब बदलेगी? ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स में वॉर का अंत देखना तो अल्टीमेटली एक चीज होगी जो मार्केट को शांति दिलवा सकती है, मगर उसके अलावा जैसे अर्निंग सीजन बढ़ती है आगे और क्लैरिटी मिलती है, और ये क्लैरिटी किस चीज के बारे में बताऊं मैं, कि दोनों एफआईएस और डीआईएस इसको बहुत गौर तरीके से देख रहे हैं अर्निंग सीजन को। तीन चीजें इसमें हैं। एक है कि जिन्होंने हर एनालिस्ट ने डन टू डेथ एनालिस किया है कि मार्च महीने का तेल का दाम का असर इस महीने की जो रिजल्ट सीजन आएगी उसमें जरूर उसका असर तो दिखेगा, करेक्ट? तो जब वो दिखता है, उसका उन्होंने गणित करके कंसेंसस एस्टिमेट को गिरा दिया है ऑलरेडी। ये है मार्च का इंपैक्ट, ओके? और उसके अलावा आप देखेंगे तो गाइडेंस, यानी अगले 2-3 क्वार्टर का क्या लग रहा है, क्योंकि वॉर अभी अप्रैल हो गया खत्म, वॉर खत्म नहीं हुआ, तेल अभी भी है। तो इस क्वार्टर में क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं उनके अर्निंग्स, और अगले क्वार्टर में कि कैसा होगा, वो जानना जरूरी है। वो कंपनी किससे बात करके जानेंगे, तो ये बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्या है कि यह है पीरियड जहां पर स्पेशली डीआईएस के लिए मार्केट में देखिए बहुत सी चीज, बहुत लोग कहेंगे अरे अभी बाइंग का टाइम आ गया, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए 5 साल की कंपैरिजन में 10 साल, मगर ये सब गलत एक गणित कर रहे हैं। क्या है वो गलत गणित? एक ट्रेलिंग पी को लेकर कंपेयर कर रहे हैं पास से, या फिर 1 ईयर फॉरवर्ड पी को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। अब ये 1 ईयर फॉरवर्ड पी का गणित हुआ था 3 महीने पहले, वॉर के पहले। अभी वॉर के बाद क्या असर सारा होगा गणित बदलेगा। ग्रोथ के ऊपर, उसके बेसिस पे 1 ईयर फॉरवर्ड की क्या होगा, वो इस क्वार्टर के रिजल्ट से ही गाइडेंस को लेकर, यानी गाइडेंस क्वार्टर का नहीं, गाइडेंस पूरे साल का जो निकल के आता है। तो जब वो क्लैरिटी आएगी कि इस साल की निफ्टी की और मिड कैप इंडेक्स की ईपीएस की ग्रोथ क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं करके मार्केट में एक कंसेंसस आएगा, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन तय होगी, और फिर क्या वो सस्ता है या महंगा है वो डिसाइड करेंगे डीआईएस, उस बेसिस पे वो सेक्टर को करेंगे। और एफआईएस के लिए भी ये खास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया का जितना भी करेक्शन हुआ है, देखिए हम उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज पी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए है इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ कंपैरिजन में हमारी पी कितनी प्रीमियम में चल रही है, क्योंकि वर्स्ट ऑफ द सिनेरियो में इंडिया का 30% प्रीमियम था,
और 10 ईयर एवरेज प्रीमियम देखा तो 64% है। अब वो गिरकर 52% के करीब आ गई है, मगर 52 भी उनको फुल्ली कंफर्ट नहीं देती है, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड भी क्या आके निकलेगा इस साल का, जिससे वो जी। पी का जजमेंट करना है। तो मेरे ख्याल में ये अर्निंग सीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों के बाद ही आपको एक क्लैरिटी आएगी, उसके अलावा जियोपॉलिटिक्स। तो ये दोनों चीज़ जो है इसमें ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स में हल आ गई और तेल एकदम से वापस 95, 90, 85 की ओर चलना लगा, तो नेचुरली मार्केट में एक रुझान आ जाएगी, वो तो पूछना ही नहीं। तो अर्निंग्स के बारे में बाद में सोचेंगे मगर जियोपॉलिटिक्स अगर ऐसी कंटिन्यू हुई तो ये अर्निंग्स में हर सेक्टर की स्टडी करके उसके बेसिस पे, और आप देख रहे हैं कि हर दिन जो भी अर्निंग, आज भी जो किसी ने कुछ किया, एक्विजिशन किया, उसकी शेयर में छलांग लगाया। तो मार्केट सन इज फार्मा का। ग्रेट फॉर गुड न्यूज। तो आई कुछ भी गुड न्यूज बोले तो उसको जाके खरीदने के लिए आज तैयार है डीआईएस भी और रिटेल और एचएनआईएस भी, पर एफआईएस सावधान है। और एक चीज मैं देख रहा था पिछले हफ्ते कि बिगिनिंग ऑफ द वीक टू एंड ऑफ द वीक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और पुट कॉल रेशियो, ये दोनों एक न्यूट्रल टेरिटरी में शुरू होके एकदम बैरिश टेरिटरी में गिर गए फ्राइडे को। तो आज मेरा मानना है, डेटा बाद में आएगा, मैं अभी देखा नहीं क्योंकि शाम को आएगा, आज शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के कारण इनिशियल रैली हुई थी, क्योंकि ओवरसोल्ड 18:22 था लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, पुट कॉल रेशियो गिरा था 0.71 तक, फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं। तो जरूर ये एक्सट्रीम बैरिश से आज जो इनिशियल पॉप हुआ मार्केट में, उसका मैं देख रहा हूं कि एक शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई थी, वो एक कारण है, स्पेशली लार्जर कैप स्पेस में। और दूसरा मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख रहा था, इट्स हेवीली बैक इन फेवर ऑफ एडवांस। यानी आज रिटेल को ये 2 दिन के करेक्शन बाद वापस वैल्यू दिखने लगा, तो वो वापस घुस गए आज। तो कल टिकेगी कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन और घुस गए